हेलो दोस्तों, सिने स्किल्स में आप लोगों का स्वागत है। तो अब तक आप लोगों ने देख लिया होगा कि रामायण का ग्लिम्स आ चुका है, यानी कि राम का ग्लिम्स आ चुका है। अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो काफ़ी सारे मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे ये ट्रेलर ऑलमोस्ट अच्छा ही लगा, अगर कुछ कुछ सीन और वीएफएक्स को हटा दे तो। लेकिन अभी मैं आपको बहुत डिटेल में इसका एनालिसिस करके दिखाऊंगा। हम इस पूरे के पूरे ग्लिम्स में सीन बाय सीन जाएंगे और देखेंगे कि डायरेक्टर का विजन क्या था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग आदि पुरुष के कंपैरिजन वाली बात कर लेते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि 2 साल पहले आदि पुरुष मूवी आई थी, जिसको बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था, खास करके उसने जिस तरीके से रामायण को पोर्ट्रे किया था उसके लिए। मगर अगर इस रामायण को देखें तो इस ग्लिम्स से हमें समझ में आ जाता है कि वो आदि पुरुष से काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाली है। अगर इसके कॉस्ट्यूम डिज़ाइन को देखें, इसके सेट डिज़ाइन को देखें, तो यहीं से पता चल रहा है कि आदि पुरुष से लाख गुना अच्छी है। वीएफएक्स और सीजीआई पे थोड़ा काम करना है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो ये टीज़र आदि पुरुष की पूरी मूवी से बहुत अच्छा था। तो अब चलिए ग्लिम्स को सीन बाय सीन चेक करते हैं। अगर आपने ग्लिम्स देखा है तो आपको पता होगा कि जो स्टार्टिंग का सीन है वो एक वॉर टाइप का सीन है, जो कि स्नोई माउंटेन के एरिया में हो रहा है। बहुत लोगों को लग रहा था कि ये जो राम वर्सेस रावण का जो लास्ट का फाइट सीक्वेंस है वो है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। अगर हम देखें तो हिमालय का सीक्वेंस चल रहा है, या तो ये 2 ही वॉर हो सकते हैं। अगर आपने वाल्मीकि रामायण देखी है या आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि रावण और कुबेर जो है, रावण और उसके भाई कुबेर, उनके बीच में जंग होती है हिमालय के वहाँ पे। या तो ये वो वॉर हो सकता है, या फिर ये देव और असुर वाला वॉर हो सकता है, जिसमें भगवान राम के पप्पा राजा दशरथ लड़े थे इंद्रदेव के साथ में। तो अब मूवी जब आएगी तो पता चलेगा, लेकिन ये रावण और राम वाला फाइट सीक्वेंस बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसके बाद श्री राम का एक सिलोएट वाला सीन आता है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता है, और इसमें वीएफएक्स और सीजीआई को लेकर कोई भी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जो सीन आता है उसने इंटरनेट को पूरा डिवाइड कर दिया है। अगर आपने देखा रहेगा तो हम देखते हैं कि रणबीर कपूर और श्री राम जो है वो एक रास्ते से जा रहे हैं, यानी अयोध्या से, और जो अयोध्या वासी है वो उनकी तरफ फूल फेंक रहे हैं। तो बहुत से लोग हैं जिनको ये लग रहा था कि ये एआई है, मगर जिस इंसान का जो पॉइंट कर रहे थे कि उसकी पगड़ी का कलर चेंज हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो उस इंसान ने खुद ने आके बताया है इंस्टाग्राम पे कि वो रियल इंसान है, ना कि एआई। शायद से वहाँ पे कुछ वीएफएक्स या सीजीआई में गलती हुई होगी करके उसका पगड़ी चेंज हो गया, लेकिन ये शॉट बिल्कुल भी एआई नहीं है। फिर उसके बाद हम एक एक्शन शॉट देखते हैं जहाँ पे श्री राम किसी एक राक्षस से लड़ रहे हैं। अगर ये राक्षस की बात करें तो ये 2 ही राक्षस हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कि ये 2 राक्षस कौन है। जो पहला राक्षस है वो विराधा हो सकता है, जो कि दंडका फॉरेस्ट में रहता था, और ये जो है ये इंसान को खाने वाला राक्षस था। इसे एक श्राप मिला था जिसके कारण ये ऐसा राक्षस बना था। अगर आपको नहीं पता तो ये स्टोरी में इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन इसने माता सीता को किडनैप किया था रावण से भी पहले। जी हाँ दोस्तों, रावण पहला राक्षस नहीं था जिसने सीता माता को किडनैप करने की कोशिश की थी, ये भी वही राक्षस था। लेकिन कुछ ही घंटों में श्री राम और लक्ष्मण ने इसे ढूंढ लिया था और इसे मार दिया था। अब अगर हम देखें तो जो मूवी है ये 2 मूवी होने वाली है, तो उस हिसाब से देखें तो इस राक्षस को ऐड करने का इतना मीनिंग नहीं बनता है, क्योंकि ये स्टोरी में इतना कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करता है। लेकिन उसके बाद जो दूसरा राक्षस मैं बताऊंगा वो स्टोरी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा राक्षस है कबंदा, जो कि एक हेडलेस डीमन था, यानी कि उसका सर नहीं था, और उसकी आंखें जो है उसकी छाती पर होती थी, और उसका मुंह जो है वो उसके पेट के तरफ होता था। तो ये काफ़ी अजीबोगरीब दिखने वाला राक्षस था। और अगर हम इस शॉट में इस राक्षस को देखेंगे तो ये राक्षस बिल्कुल भी उस राक्षस जैसा नहीं दिख रहा है, पर हो सकता है यहाँ पे उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी ली हो। पर अगर ये वो राक्षस नहीं है तो शायद फिर जो मैंने पहला वाला राक्षस बताया वही होगा। श्री राम और लक्ष्मण दोनों मिलकर इस राक्षस का कर्स तोड़ने के लिए इसके दोनों हाथों को काट देते हैं, जिसके बाद ये ठीक हो जाता है, लेकिन ये वापस मरने ही लगता है। ये राक्षस मरने से पहले श्री राम और लक्ष्मण को ये बता के जाते हैं कि आपको सुग्रीव से कहाँ और कैसे मिलना है। मेरे ख्याल से ये राक्षस विराधा ही होगा, क्योंकि कबंदा जो है वो माता सीता के किडनैप होने के बाद आता है, और जो सीता माता का हरण है, मेरे ख्याल से पार्ट 1 जो है मूवी यहीं पर एंड होगी। इसके बाद देखें तो काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट्स आते हैं, जिसमें हम सबसे पहले तो रणबीर कपूर एज श्री राम का ग्लिम्स देखते हैं, जो परफेक्ट वो शैडो से निकल के आ रहे हैं। कुछ लोगों को ये अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बोलूँ तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा।
आप कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। इसके बाद के जो शॉट्स है हम देखते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जो है वो वनवास के लिए जाने वाले हैं और वनवास के जाने से पहले वो जाके अपने पप्पा यानी राजा दशरथ से मिलते हैं और उनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे और फिर जाएंगे। अगर आप इस शॉट में देखोगे, जो पूरा दरबार वाला शॉट है, इसमें आपको 3 औरतें दिखेंगी। ये और कोई नहीं बल्कि राजा दशरथ की तीनों बीवियां हैं, यानी कि माता कैकेयी, माता कौशल्या और माता सुमित्रा। अगर इन शॉट्स की बात करें तो किसी जो भी है जिन्होंने भी ये ग्लिम्स देखा है उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, क्योंकि ये सेट रियल है, लाइटिंग वाइटिंग सब रियल है, तो लोगों को ये शॉट्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और मुझे भी पर्सनली दोस्तों ये शॉट्स जो हैं, जैसे कि ये जो रथ ऊपर से जा रहा है और हमें ऊपर से शॉट दिख रहा है, वो भी शॉट काफ़ी ब्यूटीफुल था। उसके बाद हम देखते हैं कि टाइटल में मर्यादा पुरुषोत्तम फिर राम लिख कर आता है। उसके बाद काफ़ी सारे एक्शन शॉट्स आते हैं और लोगों को यही एक्शन शॉट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। मेरे ख्याल से अगर ये लोग इस ग्लिम्स में सिर्फ ये जो स्टार्टिंग के शॉट्स थे और जो बीच में पूरा का पूरा अयोध्या दिखाया है उतने ही शॉट्स रखते तो ये ग्लिम्स काफ़ी अच्छा होता। ये एक्शन शॉट्स के कारण लोगों के जो है इतने मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। जैसे कि ये तूफान से निकलने वाला अगर शॉट देखे तो ये लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें श्री राम के जो हेयर है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि ये हो सकता है कि उनके आसपास कोई ऐसा कवच हो जिसके कारण उनके आसपास जो है वो स्टॉर्म का इफेक्ट ना आ रहा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वीएफएक्स और सीजीआई में गलती हुई हो। इसके बाद हम श्री राम को अपने टीनेज ईयर्स में देखते हैं, जहाँ पे वो एक राक्षस से लड़े थे, जो कि एक फीमेल राक्षस थी जिसका नाम था ताड़का। इस राक्षस को मारने के लिए ऋषि विश्वामित्र ने जो छोटे समय के राम थे, यानी कि जो अपने टीनेज ईयर्स में थे, उनको जब वो शस्त्र और अस्त्र चलाना सिखा रहे थे तो सबसे पहला जो इन्होंने राक्षस मारा था श्री राम ने, वो ताड़का ही थी। और अगर आपको नहीं पता तो ये भी बता दूं कि जो ताड़का का बेटा रहता है उसका नाम रहता है मारीच। वही मारीच जो आगे जाकर सोने के हिरण का भेष भी लेता है और श्री राम और लक्ष्मण को डिस्ट्रैक्ट करता है, ताकि जो रावण है वो आके सीता माता का हरण कर सके। फिर उसके बाद ये एक और एक्स वाला सीन आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि श्री राम और उनके भाई और उनके पप्पा सारे खड़े हैं और वो एक्स को आराम से अपने हाथ में रखते हैं। अगर इस शॉट के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी लोगों को इसकी लाइटिंग और इसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से ये जो है ये पूरा सेट में ही शूट हुआ है, इसके लिए अच्छा नहीं लग रहा है। शायद आगे ये और अच्छा करे। और अगर इस सीन की बात करें तो ये पक्का परशुराम का सीन होगा, क्योंकि श्री राम ने जब सीता माता का स्वयंवर हो रहा था तब वहाँ पर जो भगवान शिव का धनुष था पिनाका, उसे तोड़ दिया था। अगर बाकी सारे रामायण की बात करें जो अलग अलग वर्जन्स हैं, उनमें ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे ही पिनाका टूटता है वहीं पर उसी स्वयंवर में परशुराम भगवान आ जाते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण के हिसाब से सब शादी और सारा कार्यक्रम होने के बाद जब पूरा परिवार वापस अयोध्या लौट रहा था, तब जाकर वहाँ पे परशुराम आते हैं और श्री राम को चैलेंज करते हैं। और ये वही सीन होगा जहाँ पे परशुराम अपना एक्स जोर से फेंकेंगे, लेकिन श्री राम उसे आराम से पकड़ लेंगे और काबू में कर लेंगे। और इसी सीन से भगवान परशुराम को ये भी समझ में आ जाएगा कि श्री राम भी भगवान विष्णु के ही अवतार है। अब इसके आगे एक बहुत ब्यूटीफुल शॉट आता है दोस्तों, जहाँ पे नदी में बोट में बैठकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता कहीं जा रहे हैं, वो वनवासी जा रहे हैं और श्री राम जो है धीरे से मुंडी घुमा के पीछे देखते हैं और पीछे हमें राम करके एक आवाज़ सुनाया जाता है, जो पक्का उनके पिताजी दशरथ की ही आवाज़ है। इसके बाद नमित मल्होत्रा's रामायण करके टाइटल शॉट आता है और इसके बाद आता है आखिरी शॉट। आखिरी शॉट में अगर देखें तो हम रावण का बैक शॉट देखते हैं, रावण चल के जा रहा है और अगर आप यहाँ आजू बाजू नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स है वो टूटे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई छोटी सी लड़ाई ज़रूर हुई है। फिर हम देखते हैं एक बड़ा सा पुष्पक विमान। दोस्तों मुझे पुष्पक विमान का शॉट और जो इसका डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर VFX और CGI जो पता चलता है कि कंप्लीट हो चुका है, इसके लिए हमें ये इतना अच्छा नज़र आ रहा है। अगर आप इस शॉट में ध्यान से देखोगे तो पुष्पक विमान में हम रावण को चलते हुए भी देख सकते हैं, यानी डिटेलिंग का इन्होंने बहुत ध्यान दिया है। तो यहाँ पर ग्लिम्स ख़त्म हो जाता है। अगर मैं कास्ट की बात करूँ तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि रणबीर कपूर श्री राम का रोल प्ले कर रहे हैं। फिर उसके बाद साई पल्लवी माता सीता का रोल प्ले कर रही हैं। रवि दुबे लक्ष्मण जी का रोल प्ले कर रहे हैं। हनुमान का रोल प्ले करेंगे सनी देओल, जिनका अभी तक हमें कुछ भी ग्लिम्स नहीं दिखाया है। हो सकता है आगे वो दिखाएंगे, क्योंकि उनका मेन जो रोल है वो पार्ट 2 में होगा। और फिर यश जो है वो रावण को प्ले कर रहे हैं।
और इन सारे कास्ट में एक छोटे से लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट आते हैं, वो है अरुण गोविल जो राजा दशरथ का रोल प्ले कर रहे हैं। आपको पता होगा जो पुरानी रामानंद सागर की रामायण थी उसमें अरुण गोविल जो है वो श्री राम का रोल प्ले किए थे। और अब वो अगर ये सीन देखोगे तो एक टाइप का मेटाफर है कि अब वो अपना सर से मुकुट हटाकर रणबीर कपूर के सर पे रख रहे हैं, यानी कि पहले वो खुद श्री राम बने थे और अब रणबीर कपूर श्री राम बन रहे हैं, यानी कि रणबीर कपूर अब आगे लेगेसी को लेके जाएंगे। बाकी और भी बहुत सारी कास्ट है इसमें, कुछ कुछ जो है वो कंफर्म हो चुकी हैं और कुछ कुछ जो है वो पार्ट 2 में होने वाली है जो कंफर्म नहीं हुई है, जो हमें आगे पता चल जाएगा। बाकी अगर ओवरऑल बात करूँ तो प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन दोनों मिलाकर टोटल 10,000 से भी ज़्यादा आर्टिस्ट इसमें काम कर रहे हैं। अभी तक डेट कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया है कि रामायण पार्ट 1 जो है वो 2026 दिवाली को आएगी और रामायण पार्ट 2 जो है वो 2027 के दिवाली को आएगी। अब अगर आपने नमित मल्होत्रा के पिछले इंटरव्यूज़ देखे हैं और उनके पॉडकास्ट देखे हैं तो आपको पता होगा कि उन्होंने बताया है कि रामायण का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के 4,000 करोड़ लगने वाले हैं। ये टोटल पार्ट 1 पार्ट 2 इनका बजट प्लस मार्केटिंग मिलाकर कह रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या 4,000 करोड़ रिकवर हो सकते हैं? क्योंकि अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है इंडिया में वो इस समय पुष्पा 2 है, 1800 करोड़ कमाई है पूरे लाइफ टाइम में, यानी कि रामायण भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर और स्क्रीन अभी आगे आ भी गए तो भी वो मुश्किल से ज़्यादा 2,000 करोड़ ही जा पाएगी। और दंगल जो है 2,000 करोड़ इसलिए गई थी क्योंकि वो चाइना में भी रिलीज़ हुई थी। अब नमित मल्होत्रा ने बोला तो है कि वो इस मूवी को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ करेंगे। उन्होंने बोला है कि उनका जो टारगेट है वो पूरा वर्ल्ड है, सिर्फ इंडिया नहीं है, इसलिए जो हमें कुछ कुछ मॉन्स्टर्स जो दिख रहे हैं वो इतना इंडियन फील नहीं हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हम मूवीज़ देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि उन्होंने ऐसा नहीं कि पूरा रामायण को फॉरेन ही बना दिया होगा, इंडियन जो एलिमेंट्स है वो ज़रूर रखे होंगे। अब जब टीज़र और ट्रेलर आएगा तब हम देखकर जज कर पाएंगे कि क्या इस मूवी के VFX जो ग्लिम्स जैसे हैं वैसे ही होंगे या फिर इम्प्रूव ज़रूर होंगे। फिर भी मैं रामायण की टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस करूंगा क्योंकि जो इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं आज तक इंडियन सिनेमा में किसी ने नहीं किया है, तो इसके लिए इनको हैट्स ऑफ। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। मेरे ख्याल से अगर इन्होंने मूवी अच्छी बनाई है तो $1 बिलियन भी कमा सकती है अगर इसका स्केल देखें तो। आपको क्या लगता है दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं अगले अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।